हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग RSSB कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए C++ के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक यूनिट क्या है? मेथड, क्लास, ओवरलोडिंग या ऑब्जेक्ट? इसका आंसर आपके पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसको हम फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं और बेसिक रन टाइम एंटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेसिक रन टाइम एंटिटी भी कहते हैं। यह ऑब्जेक्ट जो होता है यह स्टेट और बिहेवियर, क्या होता है? स्टेट और बिहेवियर। स्टेट में क्या क्या आते हैं? डाटा आता है और एट्रीब्यूट आता है, ठीक है। और बिहेवियर में क्या आता है? जिसको हम फंक्शन बोलते हैं या मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज को ये क्या करता है? सिंगल एंटिटी में बाउंड करता है, बांधने का काम करता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो बेसिक यूनिट होता है ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है अपने पास क्लासेज इन C++। C++ का जो क्लास होता है वो कैसा होता है? डिराइव्ड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, बिल्ट-इन डाटा टाइप या ऑल ऑफ द एबव। तो इसकी हम बात करें तो आपका C++ में क्लास जो होता है वो आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, ऑप्शन नंबर 2। अगर इसके अलावे हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम स्ट्रक्ट बोलते हैं, यूनियन होता है और इनम होता है। ये भी जो आपके होते हैं वो यूजर डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड कैन बी अचीव्ड इन C++ थ्रू। C++ में जो कोड का रीयूजेबिलिटी है वो कैसे मिलता है? पॉलीमराइजेशन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस या 1 और 3 दोनों। इनहेरिटेंस जो होता है इससे हम कोड को क्या करते हैं? रीयूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट was the entire set of data and the code of an object can be made a user defined data type with the help of, ठीक है। डाटा और कोड को क्या करते हैं हम? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में हम लोग बनाते हैं। किसकी मदद से? ऑब्जेक्ट की, क्लास की, बाइंडिंग की या अब्स्ट्रैक्शन की। तो आपके पास जो बाइंडिंग और अब्स्ट्रैक्शन क्या मेथड है, तो इसका राइट आंसर आपके पास सेकेंड। क्लास में हम क्या करते हैं? डाटा भी रखते हैं और कोड भी रखते हैं। तो इन दोनों का ये हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हैं क्लास की हेल्प से। पेइंग अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज while ignoring inessential detail is known as। हमको बस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए और जो इनएसेंशियल डिटेल्स है, जो फालतू का डिटेल्स है, मतलब जो जरूरत का नहीं है, फालतू क्या है, उसको इग्नोर करते हैं। तो सिलेक्टिवनेस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन या समराइजेशन। तो ये हो जाता है आपके पास अब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली essential feature without including the background details। डाटा हाइडिंग, डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा अब्स्ट्रैक्शन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है आपके पास डाटा अब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर 3। द क्लासेज विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस आर कॉल्ड। क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंक्रीट क्लास, बाइंडिंग क्लास या पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास जो है आपका एक स्टैंडर्ड क्लास है जिसमें सारे मेथड आपके इंप्लीमेंट होते हैं। इसमें कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता है जिसके कारण इस क्लास का इंस्टेंस डायरेक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग अप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट वी अचीव। कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को एक यूनिट में रैप करने को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग या ऑल ऑफ द एबव। ये आपका हो जाता है क्या? डाटा इनकैप्सुलेशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। द मेजर गोल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेजर गोल क्या है? टॉप डाउन प्रोग्राम डेवलपमेंट, स्पीड, यूजर इंटरफेस या रीयूज। हमने पीछे भी देखा था
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीयूज, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो रीयूज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन गोल है, ठीक है। और मेन गोल क्या क्या होगा? और एक इसका है आपका मॉड्यूलर या रीयूजेबल जो कंपोनेंट होता है वो। जैसे कौन कौन सा? तो रीयूजेबल कंपोनेंट में क्या आता है आपके पास? एक क्लास आता है और एक आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग बनाते हैं। इसके साथ साथ है ये जो आपका रीयूज है ये आपका इनहेरिटेंस को भी फैसिलिटी प्रदान करता है। इनहेरिटेंस की हेल्प से भी हम किसी कोड को रीयूज कर सकते हैं। The mechanism by which the data and the function are bound together with an object definition, डाटा और फंक्शन जो है एक साथ बाउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन या पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following operator can be overloaded in C++? C++ में कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर को ऑपरेट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका वो करेक्ट है। अरिथमेटिक ऑपरेटर कहने का मतलब क्या है? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या आपको ये ऑपरेटर ध्यान दिए होंगे, ठीक है, जिसे हम कंडीशन लिखते हैं, ये ऑपरेटर का कंडीशनल कहलाता है। और साइज ऑफ तो आपका ऑपरेटर ये स्कोप रिजोल्यूशन क्या कहलाता है? ये जो ऑपरेटर आपका क्या कहलाता है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग 2 और मोर फंक्शंस विथ। ओवरलोडिंग जो होता है वो कैसे होता है? डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट, डिफरेंट नेम एंड सेम आर्गुमेंट, सेम नेम एंड डिफरेंट आर्गुमेंट, सेम नेम एंड सेम आर्गुमेंट। तो ओवरलोडिंग जो होता है आपका सेम नेम के साथ होता है, तो डिफरेंट वाला तो होगा नहीं आपके पास, सेम नेम के साथ। डिफरेंट आर्गुमेंट है, सेम आर्गुमेंट है, सेम आर्गुमेंट आप कर देते हैं तो दोनों फंक्शन जो होगा वो सेम हो जाएगा, नाम भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है, तो वो कंपाइल टाइम में एरर दे देगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, सेम टाइम विथ डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट। जैसे हम बात करें ऑप्शन से हम देख लें, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इंट दे देते हैं हम ऐड में, और आर्गुमेंट में पास करा देते हैं किसको? इंट ए को और इंट बी को। अगर आप ऐसे लिखेंगे इंट ऐड, इंट ए और इंट बी, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा? इधर दे देगा, क्योंकि दोनों फंक्शन एक जैसा है। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे? इंट सी, ठीक है, तो ये आपका जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। इन C++ overloaded function are the group of function with the same name, all have the same name and type of argument। तो नेम भी सेम है और टाइप ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है, ये गलत है। में फॉल अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू स्ट्रेस ऑल ऑफ द अबव, जब एक गलत तो ऑल होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट है, ग्रुप ऑफ द फंक्शन विद द सेम नेम। बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर, मेंबर जो होते हैं क्लास के वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, या क्या होते हैं? ये इस चीज के बारे में आपसे पूछा गया है। तो क्लास के मेंबर जो होते हैं बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो ये आपके प्राइवेट होते हैं, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली, कौन सा ऑपरेटर जो होता है वो क्लास के मेंबर को एक्सटर्नली डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम बात करें इसमें से, तो ये आपका ऑपरेटर जो सेकंड है आपका, जिसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। अब देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्लास का वैलिड डिक्लेरेशन है? तो फर्स्ट की बात करें हम, तो फर्स्ट आपका जो है वो वैलिड क्लास डिक्लेरेशन है। सेकंड की बात करें हम, तो सेकंड में आपके पास सेमी कॉलन जो है वो मिसिंग है, सेमी कॉलन लगा देने पे ये सही हो जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो C++ में क्लास के पहले हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर को नहीं लगा सकते, ये C++ सपोर्ट नहीं करता है। अगर यही चीज हम जावा में लिखते हैं तो जावा इसको सपोर्ट कर लेता। क्लियर है आपका? ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, देख रहे एक साथ क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका वो सही कीवर्ड नहीं है या वैलिड कीवर्ड नहीं है, ठीक है। किसी भी क्लास को या किसी भी डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है आपका वो वैलिड कीवर्ड नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है।
पिक आउट द अदर डिफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अदर डिफिनेशन क्या होता है? मेंबर ऑफ द क्लास, एसोसिएट ऑफ द क्लास, एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास या इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑप्शन नंबर 4। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन प्रेजेंट इन ए सिंगल क्लास? सिंगल क्लास में हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन प्रेजेंट, हाँ, सिंगल क्लास में आप कितने ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? 1, 2, 3 या जितना चाहे उतना। ऑप्शन 4 जो आपका है वो करेक्ट है, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। प्राइवेट डाटा कैन बी एक्सेस्ड बाय। प्राइवेट डाटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्लास मेंबर फंक्शन, फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास, बोथ 1 and 2 या पब्लिक क्लास के थ्रू। किससे हम कर सकते हैं? तो प्राइवेट डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास मेंबर फंक्शन से। जिस क्लास का अगर फंक्शन है उसी क्लास में हम प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द। ठीक है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकता है अगर हम किससे उसको डिक्लेयर करें। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, पब्लिक ओनली, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो किसी हम ऑब्जेक्ट से अगर हम मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उससे वो क्या करना पड़ेगा? पब्लिक सेक्शन ओनली को हम कर सकते हैं। द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूजुअली क्या करता है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर स्पेसिफाई ए पार्टिकुलर क्लास, वन बेस क्लास एंड मोर देन वन डिराइव्ड क्लास, रिजॉल्व एम्बिग्यूटी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर 4। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू। कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए किया जाता है? इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, बोथ 1 and 2। ये देखिए, कंस्ट्रक्ट द डाटा मेंबर और नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर कौन सा? इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, बोथ 1 and 2 बोला है। तो कौन सा होगा? इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का हम यूज करते हैं जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या नॉन ऑफ द एबव। तो हम किससे करते हैं? आपके किसको करना है एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन ए क्लास? तो हम करते हैं डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जो कि आपका क्या होता है? या तो डॉट होता है या फिर ये जो होता है आपका वो ऑपरेटर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने पास इन विच केस इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड डिस्ट्रक्शन इन ए क्लास। किस केस में डिस्ट्रक्टर जो होता है वो देना कंपलसरी है? ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास नहीं। क्लास फॉर विच 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का कोई मतलब नहीं है। क्लास फॉर विच कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। क्लास कुछ ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली। इन दोनों में बात करें हम तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका वो सही है, यानी क्लास ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट डायनेमिकली क्रिएट किया गया है उसके लिए डिस्ट्रक्टर आपका कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम डायनेमिकली क्रिएट करते हैं तो सिस्टम में मेमोरी जो होता है वो अलोकेट हो जाता है, और डिस्ट्रक्टर जब तक यूज नहीं करेंगे वो मेमोरी हमारा डीअलोकेट नहीं होगा, वो हीप में बना ही रह जाएगा। भले आपका कंस्ट्रक्टर हट जाए, मेमोरी हट जाए, लेकिन मेमोरी का जो अलोकेशन है वो आपका हीप में बना रह जाएगा, जिसके चलते एक कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी लीक का। ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आपको जब डायनेमिकली हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिस्ट्रक्टर का हम यूज करके उस मेमोरी को डीअलोकेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड। किसी कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? कस्टम, स्टैटिक, डायनेमिक या डिफॉल्ट। तो हम उसको कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग नॉन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एक क्लास नेम्ड स्टूडेंट, ठीक है, मस्ट हैव ए कंस्ट्रक्टर हुज नेम इज। एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है तो उसका कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा? इन ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो जो कंस्ट्रक्टर जो क्लास होता है उसी के नाम का कंस्ट्रक्टर भी होता है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ही हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए 2 है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन में गलत है थोड़ा सा, ये जो एक एस है वो आपका स्मॉल होना चाहिए था, जैसे ये है इसको स्मॉल होना चाहिए था,
तो हम कौन सा टिक करते हैं, फर्स्ट टिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो इस कैपिटल में है, तो कैपिटल वाले इसको हम टिक कर लेते हैं और ये स्मॉल वाले इसको नहीं करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन दोनों दिया तो दोनों हो जाएगा। यहाँ पे एक ये मिस्टेक है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये बस ये देखिएगा कि कंस्ट्रक्टर जो होता है क्लास के नाम का होता है और सेम टू सेम होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है। A function that is called automatically each time an object is created is a, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हर एक टाइम कॉल होता है, हर एक टाइम क्रिएट होता है। कॉल होता है, क्रिएट होता है, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर, टर्मिनेटर। तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर 1। द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल कंस्ट्रक्टर इज, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है, void, the case type, the same type as the first data member defined in the class, या no type। तो हम कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। A function that is called automatically each time an object is destroyed, जब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड किया जाता है तो एक फंक्शन कॉल होता है, उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर या टर्मिनेटर। तो कंस्ट्रक्टर का उल्टा हो जाएगा डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन नंबर 2। क्लास एक्स, क्लास वाई और क्लास जेड आर डिराइव फ्रॉम द क्लास बेस, बेस क्लास इनको डिराइव किया गया है। दिस इज इनहेरिटेंस, या कौन सा इनहेरिटेंस है, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्की या सिंगल। ये जो आपका है वो हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। क्या कह रहा कि आपके पास एक बेस क्लास है जिसका नाम भी बेस है और इससे 3 क्लास आपके डिराइव हुए हैं, क्लास एक्स, क्लास वाई और एक हो गया आपके पास क्लास जेड। ठीक है, तो इस टाइप के केस को हम बोलते हैं क्या, हायरार्कियल। ठीक है, अगर हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में क्या होता है आपके पास कि 2 बेस से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आते हैं, मल्टीपल में आपके पास क्या होता है कि 2 बेस क्लास होते हैं, जैसे क्लास एक्स है और एक आपके पास है क्लास वाई, इन दोनों से हम इनहेरिट किए हैं क्लास जेड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल। अच्छा, मल्टी लेवल क्या होता है, नाम से क्लियर है आपका, क्लास एक्स को इनहेरिट किए हम क्लास वाई में, क्लास वाई को इनहेरिट किए हम क्लास जेड में। ये हमारा क्या है, मल्टी लेवल है। सिंगल में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होना चाहिए, जैसे क्लास एक्स, और एक ही आपका चाइल्ड होना चाहिए क्लास वाई, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा आप जाते हैं तो ये आपका मल्टी लेवल का केस बन जाएगा। सिंगल में केवल एक होना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो द डेरिवेशन ऑफ चाइल्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास इज इंडिकेटेड बाय, ठीक है, बेस क्लास हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं उसमें कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं, तो सेकेंड सिंबल जो है आपका वो यूज होता है। कैसे, जैसे हम बात करें एग्जांपल के थ्रू, तो हम एक दे देते हैं क्लास और इस क्लास का नाम रखते हैं हम चाइल्ड क्लास। ठीक है, अगर इनहेरिट करना है हमको तो ये ऑपरेटर देंगे और ये इनहेरिट कर लेंगे हम पब्लिक बेस क्लास। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वो एक एग्जांपल हो गया। व्हेन ए बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड, जैसे पीछे हम क्या इनहेरिट किए थे, ये पब्लिक इनहेरिट किए थे हम बेस क्लास को, तो बोल जाते हैं बेस क्लास को हम प्राइवेट इनहेरिट करते हैं बाय द डिराइव क्लास। डिराइव क्लास को कैसे इनहेरिट करता है, प्राइवेटली, देन क्या होगा, वहां पे कौन सा केस होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ द डिराइव क्लास, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम द प्राइवेट मेंबर ऑफ द डिराइव क्लास, बोथ 1 and 2 और ओनली 2। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2, थर्ड जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। प्रोटेक्टेड मेंबर जो है बेस क्लास का वो भी आपका प्राइवेट हो जाएगा और पब्लिक मेंबर जो भी है वो भी आपका प्राइवेट हो जाएगा, और प्राइवेट तो प्राइवेट आपका है। तो प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर दोनों आपके जो हो जाएंगे वो प्राइवेट हो जाएंगे। इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ, इनहेरिटेंस क्या है, क्लासेस विद द सेम नेम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द ईच अदर, नॉलेज ऑफ द जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड टू मोर स्पेसिफिक कैटेगरी। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट है। इनहेरिटेंस का ये आपका एक डिफिनेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम जनरल क्लास की बात करें तो जनरल क्लास जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेस क्लास, क्योंकि इसको हम सभी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है ये आपका हो जाएगा जो हम क्या बोलते हैं इसको डिराइव्ड क्लास।
क्या हो जाएगा ये आपका डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ बेस क्लास कैन बी अप्लाई टू द मोर डिराइव्ड क्लास, ये आपका जो होगा वो इनहेरिटेंस का डिफिनेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है। और डिराइव्ड क्लास में हैव मोर देन वन बेस क्लास। ठीक है, ये बेस क्लास में हैव मोर देन वन डिराइव्ड क्लास, तो दोनों सही है। बोलता है डिराइव क्लास में हैव मोर देन वन बेस क्लास, एक से ज्यादा बेस क्लास हो और डिराइव क्लास एक हो, या बोलता है ए बेस क्लास में हैव मोर देन वन डिराइव क्लास, या एक ही बेस क्लास हो इसमें डिराइव क्लास बहुत सारे निकाल चुके हो। इसे हमने दिखाइए दोनों केस हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका वो सही है। When a class serves as a base class to other, जब जो क्लास है वो एक बेस क्लास के जैसा सर्व करता है किसी के लिए, तो क्या होता है। All of its members are inherited, all of its members are inherited except for any private member। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है वो सही है, हम सारे मेंबर को इनहेरिट कर लेते हैं एक्सेप्ट प्राइवेट मेंबर को, प्राइवेट मेंबर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इफ वी क्रिएट ए फाइल बाय इफ स्ट्रीम देन द डिफॉल्ट मोड ऑफ द फाइल इज, अगर हम किसी फाइल को आईएफ स्ट्रीम द्वारा क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट मोड क्या होता है। ऑप्शन देखेंगे आप तो आपका जो डिफॉल्ट मोड हो जाएगा वो आईएस इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका क्या मतलब है, हम फाइल को ओपन किए हैं इनपुट ऑपरेशंस के लिए, ये जो होता है ये होता है कि हम फाइल को ओपन किए हैं आउटपुट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, हम ऐप को इसमें फाइल को हम इनपुट किए हैं अपेंडिंग मोड में, यानी किसी चीज को ऐड करने के लिए। ठीक है, कहां ऐड होगा, एंड ऑफ द फाइल। ठीक है, अगर हम एंड ऑफ द फाइल में इसको हम अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बाइनरी की बात करें तो यहां पे होता है हम फाइल को ओपन करते हैं बाइनरी मोड में, तो ये आपके 4 मोड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, टू परफॉर्म फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वी मस्ट यूज हेडर फाइल। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो कौन सा हेडर फाइल यूज करना होगा, आईएफ स्ट्रीम, ओएफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम या एनी ऑफ दीज। तो हम जो यूज करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो करते हैं एफ स्ट्रीम। ठीक है, फाइल्स के साथ काम करने के लिए आपका एफ स्ट्रीम जो होता है वो स्टैंडर्ड हेडर फाइल होता है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल होता है। यह फाइल में इनपुट आउटपुट के लिए जरूरी क्लासेज के डिफिनीशन और डिक्लेरेशन को रखता है। क्या था, अगर हम एफ स्ट्रीम की बात करें तो एफ स्ट्रीम क्या आपका हेडर फाइल हो गया। तो एफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम ये जो आपके दो स्ट्रीम है, ठीक है, ये सब एफ स्ट्रीम के ही क्लास हैं, ये हेडर फाइल नहीं है, ये एफ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर ही ये सारे डिफाइंड क्लास हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्लास यूज करते हैं हम इनपुट के लिए और ये वाला क्लास हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम वी मस्ट डिक्लेयर द स्ट्रीम टू बी ऑफ क्लास। तो पीछे में देखा कि हम आउटपुट स्ट्रीम हम क्रिएट करना चाहते हैं तो किस क्लास में ये होना चाहिए। तो ओएफ स्ट्रीम ये क्या था आपका आउटपुट स्ट्रीम का क्लास था, ये था इनपुट स्ट्रीम का, है ना, और ये था जो आपका वो दोनों का था, इनपुट आउटपुट दोनों का, और ये जो था आपका वो इनपुट के लिए था। हमने पीछे भी देखा था इसको। नेक्स्ट है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल ओपनिंग मोड। इनमें से कौन सा फाइल ओपनिंग मोड नहीं है। तो इनमें आप देख चुके होंगे, आउट देखे थे आउटपुट के लिए, इन देखे थे इनपुट के लिए, ऐप देखे थे अपेंडिंग के लिए, ये देखे थे आप नहीं देखे थे। ये भी आपका एक क्या बोलते हैं उसको फाइल ओपनिंग मोड है, लेकिन है क्या ये कि यहाँ पे जो आपका ट्रंकेट लिखा हुआ है वो इतना नहीं होता है, ये आपका होता है कहां तक, सी तक। ये अगर इतना लिखा होता तो ये मोड भी आपका जो था वो सही था, IONS ट्रंक। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं किसी फाइल में जो कंटेंट लिखे हैं उस कंटेंट को क्लियर करने के लिए। क्लियर तक, तो ये आपका नहीं दिया होता तो ये आपका करेक्ट हो जाता। ऐसे इस केस में आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है, ओपनिंग मोड इसका ये नहीं है। इज अ रिटर्न टाइप इज ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा होता है, इंट, बूल, फ्लोट या कैर।
हम बात करें तो इज ओपन फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होता है वो बुलियन टाइप का होता है। ठीक है, क्योंकि हम इज ओपन फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो दो ही केस हो सकता है। ठीक है, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, ये केस हो सकता है। या तो फाइल खुलेगा या तो फाइल नहीं खुलेगा। अगर फाइल खुलेगा तो इसका मतलब कि वो ट्रू है, अगर फाइल नहीं खुलेगा तो इसका मतलब कि वो फॉल्स है। ठीक है, तो फाइल खुला तो ट्रू रिटर्न कर देगा और फाइल नहीं खुला तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, यानी कि दो ही फंक्शन रिटर्न करेगा, दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। इसलिए कैसा रिटर्न टाइप करेगा, बुलियन का रिटर्न टाइप करेगा। क्लियर था? तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चंस था जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किया C++ के। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।